वेलकम टू शिक्षात एकेडमी। मैं मोहित निरापर है, आप सभी का शिक्षात एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन पढ़ेंगे। मापन के अंतर्गत हम भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, उनके मात्रक पढ़ेंगे। अभी हम मापन पे सर्वप्रथम हम पहले मापन की परिभाषा यहाँ से देखते हैं। तो मापन की परिभाषा एक्चुअल में होती क्या है। तो मापन की परिभाषा के हिसाब से अगर हम किसी भी भौतिक राशि की बात करें तो हम उसे मापने के लिए एक निश्चित मानक की तुलना करते हैं। उससे किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हम उसकी एक निश्चित मानक से तुलना करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं भौतिक राशि पर कि एक्चुअल में भौतिक राशि होती क्या है। तो अब भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनका हम मापन यानी किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस से हम उसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो भौतिक राशियाँ वह होती है जिसका यथार्थपूर्ण तरीके से हम मापन कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं भौतिक राशियों के प्रकार पर। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि, दूसरी होती है अदिश राशि। तो हम सदिश और अदिश राशि के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबकी सदिश राशियाँ क्या होती है। अब सदिश राशि अदिश राशियाँ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सदिश राशि वह राशि होती है जो कि है ना दिशा तथा परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। सदिश राशियाँ वो होती है कि जो दिशा तथा परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। लेकिन अदिश राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ केवल परिमाण पर निर्भर करती हैं। इसके बाद में हम आते हैं इसके एग्जाम्पल, सदिश राशियों के एग्जाम्पल पर कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हैं सदिश राशियों के। विस्थापन एक सदिश राशि, वेग भी एक सदिश राशि, बल भी एक सदिश राशि तथा त्वरण भी एक सदिश राशि। अब आते हैं हम अदिश राशियों पर। तो अदिश राशि केवल दिशा पर निर्भर नहीं करती, केवल परिमाण पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो क्या अदिश राशियाँ केवल परिमाण पर निर्भर करती, दिशा पर नहीं। तो उसके मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, दूरी, चाल, आयतन और द्रव्यमान। अब आते हैं हम मूल राशि तथा। अब यहाँ पर भी भौतिक राशियों को दो भागों में मैंने दो प्रकारों में मैंने डिवाइड कर दिया। क्या, एक पहली राशि है मेरी मूल राशि और दूसरी राशि है मेरी व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मूल राशि होती क्या है। ये जो मूल राशि होती है यह पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यह किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ से आपसे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि मूल राशियाँ जो होती है वह पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अब मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल उनके नाम भी लिखे हैं। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये सारी की सारी मूल राशि है। इसके बाद में हम अब उसके दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, व्युत्पन्न राशि पे कि एक्चुअल में व्युत्पन्न राशि होती क्या है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है कि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, जो मूल राशियों के द्वारा बनी होती है। ये जो व्युत्पन्न राशियाँ वो मूल राशियों से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है चाल का। तो चाल एक्चुअल में क्या है, एक व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि चाल का अगर हम सूत्र देखें तो क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि यहाँ से हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि दूरी काय में लंबाई दूरी क्या लंबाई होती है। तो यह भी एक दूरी भी एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि। लेकिन चाल एक भौतिक राशि जो कि है ना लंबाई और समय पर निर्भर करती है, इसलिए चाल एक व्युत्पन्न राशि है। अब इसके बाद में हम आते हैं मात्रक पर कि भौतिक मात्रक होते क्या है। तो अब देखो, मैंने सबसे सर्वप्रथम बताया था मानक की परिभाषा। तो मानक की परिभाषा से ही हम मात्रक की परिभाषा में निकाल सकते हैं। कैसे कि जब हम किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक का उपयोग करते हैं, एक निश्चित मानक का उपयोग करते हैं, तो जिस निश्चित मानक का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर मात्रक के भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इसी से हम मात्रक के दोनों प्रकारों को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि जो मूल राशि का जो मात्रक होगा वह क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। और जो व्युत्पन्न राशि का मात्रक होगा वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक।
तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लंबाई का मात्रक लिखा है मीटर और द्रव्यमान का मात्रक लिखा है किलोग्राम। उसी के बाद में मैंने यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक में चाल लिया है, तो चाल का मैंने यहाँ पर क्या मात्रक लिखा है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय का मात्रक होता है सेकेंड और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मैंने जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया था कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और यहाँ पर हमने क्या करा कि दूरी और समय के मात्रक को यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या चाल का मात्रक हमें प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को आसानी से समझ सकते हैं, किससे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि से। इसके बाद में आता है मात्रक पद्धति की मात्रक पद्धति एक्चुअल में होता क्या है, इसे क्या कहते हैं, यूनिट सिस्टम। अब ये जो मात्रक भौतिक राशियों के मापन के लिए एक्चुअल में 4 पद्धतियाँ यूज़ की जाती है। कौन कौन सी 4 पद्धतियाँ, तो इसमें हम सीधे पहला है CGS पद्धति। अब ये जो CGS पद्धति है इसको हम फ्रेंच पद्धति या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं, यानी कि CGS सिस्टम है उसको हम क्या फ्रेंच सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा आता है FPS सिस्टम, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसका एक दूसरा नाम है जिसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं MKS पद्धति और पद्धति यानी कि MKS सिस्टम। अब इसके बाद में चौथा आ रहा है हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट SI पद्धति, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जिसे सन 1971 में जेनेवा के मापतोल अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यह जो SI पद्धति है एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसके बाद में हम यहाँ पर पहले सर्वप्रथम तीन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी, CGS, FPS और MKS। तो यहाँ पर मैंने क्या पद्धति लिखा है इस टेबल में, पहला पद्धति कॉलम है, दूसरे में क्या है लंबाई है, तीसरे में द्रव्यमान और चौथे में है समय। तो यहाँ पर पद्धति, सबसे पहली पद्धति आ रही है हमारी CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। उसी के बाद में हम अब द्रव्यमान पे जाते हैं। तो जो CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक रहेगा वो क्या होता है, ग्राम रहता है। और अब CGS पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड रहता है। इसके बाद में अब दूसरी पद्धति पे जाते हैं FPS पद्धति पर, कि FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक हम फुट में नापते हैं और द्रव्यमान को हम पाउंड में नापते हैं और समय को हम सेकंड में नापते हैं, जैसा कि आप तीसरे रो में देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में क्या, हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे CGS पद्धति लिखा है, तो यहाँ से सीधा सीधा हमें एक इसका CGS पद्धति का फुल फॉर्म, देखिए यहाँ पर CGS पद्धति में सेंटीमीटर का C है, ग्राम का G है और सेकंड का S है। इसके बाद में हम फुट में FPS पद्धति में जाएंगे, तो यहाँ पर पहला F है। F क्या है, लंबाई का मात्रक यानी फुट, और द्रव्यमान का मात्रक FPS पद्धति में पाउंड, तो यहाँ से P लिया गया है, और समय का मात्रक सेकंड है तो यहाँ से S लिया गया है। इसके बाद MKS पद्धति में हम आसानी से समझ सकते हैं, मीटर से हमने M लिया है, द्रव्यमान किलोग्राम से हमने K लिया और सेकंड से हमने S लिया, तो यहाँ पर क्या बन गई है, MKS पद्धति। लेकिन एक्चुअल रूप में जो हमारे मापन में अधिकतर उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली पद्धति है SI पद्धति, जिससे कि हम क्या कहते हैं, सिस्टम्स इंटरनेशनल यूनिट्स। SI पद्धति का पूरा फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो अब इसमें इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो अब हम यहाँ पर SI पद्धति के कुछ मूल मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहला इसमें कॉलम बने, इसमें भी 3 कॉलम बने, जिसमें कि पहले नंबर पे मैंने लिखा है मूल राशि, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है मूल मात्रक, उसके बाद में हमने इसका संकेत दिखाया है। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने राशि ली है लंबाई। तो लंबाई का जो SI पद्धति में मात्रक होता है वह मीटर होता है और उसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का SI पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम, जैसे कि जिसका संकेत kg से हम उसे दर्शाते हैं। इसके बाद में आते हैं हम अब समय पर। तो जो समय है, समय का मूल मात्रक होता है SI पद्धति में सेकंड, जिसका संकेत हम S दर्शाते हैं। इसके बाद में आते हैं हम अब ताप पर। तो SI पद्धति में ताप का जो मूल मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं,
केल्विन कहते हैं। और उसे कहाँ से प्रदर्शित किया जाता है, के से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं अब ज्योति तीव्रता पर। तो जो ज्योति तीव्रता होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं CD से। और उसके बाद में अब आते हैं विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा होता है उसका ऐसा ही यूनिट होती है एम्पियर, और जिसे प्रदर्शित करते हैं हम A से। उसके बाद में सबसे आखिरी मूल राशि है हमारी पदार्थ की मात्रा। जो ये पदार्थ की मात्रा है उसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल, और हम इसे संकेत में MOL से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में हम SI यूनिट की ही कुछ 2 पूरक मात्रकों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है समतल कोण। तो जो समतल कोण होता है उसका मात्रक होता है रेडियन, और उसका संकेत होता है RAD, वो भी स्मॉल लेटर में। उसके बाद में हम दूसरी या पूरक राशि पर आते हैं, तो वो क्या है, घन कोण। और जो घन कोण होता है उसका जो मात्रक होगा वो क्या होता है, स्टेरेडियन, और जिसे हम संकेत में SR से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पेज में हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि मैंने क्या लिखा हुआ, अन्य महत्वपूर्ण मात्रक। जैसे अन्य महत्वपूर्ण मात्रक में सबसे पहला मैंने फर्मी लिखा है। तो फर्मी, इसका संकेत क्या है, स्मॉल f है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फोटो में। इसके बाद में अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो फर्मी मात्रक है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय आकार, जो नाभिकीय आकार रहता है ना उसको व्यक्त करने के लिए हम फर्मी मात्रक का उपयोग करते हैं। अब इसका मीटर के साथ में कुछ संबंध है, उसे भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो 1 फर्मी बराबर से 10⁻⁻15 मीटर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह महत्वपूर्ण मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर में क्वेश्चन के अलग अलग टाइप बन सकते हैं। फर्मी के ऊपर बन सकता है कि 1 फर्मी बराबर से कितना मीटर होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 10⁻⁻15 मीटर। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में। अब दूसरे नंबर पे आते हैं एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन का संकेत यहाँ पर लिखा हुआ है, एक के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा। इसके बाद में अब एंगस्ट्रॉन मात्रक का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो एंगस्ट्रॉन मात्रक है इसका उपयोग है ना प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए करते हैं। जो एंगस्ट्रॉन है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए उपयोग करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर से कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर से होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद में अब तीसरा हमारा है मात्रक नैनोमीटर। नैनोमीटर का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो नैनोमीटर का संकेत है NM, जो कि स्मॉल में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश में तो किया जाता है, उसके साथ में अन्य जो विकिरण, बहुत सारे विकिरण रहते हैं उनके तरंगदैर्घ्य के मापन में हम काय का उपयोग करते हैं, नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर से कितना मीटर और कितना एंगस्ट्रॉन होता है उसके बारे में हम आगे देख रहे हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर से 10⁻⁹ मीटर होता है, और 10 एंगस्ट्रॉन होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर से कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉन। अब इसके बाद में हम आते हैं माइक्रोन पर। माइक्रोन पे। तो माइक्रोन का संकेत क्या होता है, μm, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो माइक्रोन है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है इस मात्रक का। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, जो जीव विज्ञान होते हैं ना, तो उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, उनका आकार मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोन मात्रक का उपयोग करते हैं। इसके बाद में अगला अब हमारा आ रहा है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, यहाँ आप अधिकतर देखते होंगे। तो एक प्रकाश वर्ष एक्चुअल में होता क्या है, तो जो प्रकाश वर्ष होता है, तो ये जो प्रकाश एक निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर से कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यह कितना होगा, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।